हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम मैरिजेस में डावर या फिर मेहर के कॉन्सेप्ट की। और इस टॉपिक को हम इन सब हेडिंग्स में कंप्लीट करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मेहर अमाउंट के बारे में मैं कुछ आपको बातें बता दूं। मुस्लिम विवाह में मेहर लेना या डावर देना डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत नहीं आता है। वहीं अगर हिंदू मैरिजेस में अगर डावर ली जाएगी या दी जाएगी, वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में कवर होता है। दूसरी बात यह कि कोई भी मुस्लिम विवाह डावर अमाउंट के बिना कंप्लीट नहीं होता। हर मुस्लिम मैरिज में मेहर की रकम डिसाइड की ही जाएगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुस्लिम मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और डावर को कंसिडरेशन माना जाता है मुस्लिम मैरिज में। क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के कंप्लीट हो सकता है? आंसर है नहीं। बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने यह माना है कि मुस्लिम मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी कंसिडरेशन के बिना पूरी नहीं हो सकती। और मुस्लिम मैरिज में कंसिडरेशन किसको माना जाता है? डावर को या फिर मेहर के अमाउंट को। तीसरी बात यह कि मुस्लिम मैरिज में अगर पार्टीज ने शादी के समय डावर अमाउंट डिसाइड नहीं किया है, तो शादी के बाद भी पार्टीज बैठ के, मतलब लड़की का पक्ष और लड़के का पक्ष, ये दोनों बैठ के शादी के बाद भी डावर अमाउंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर पार्टीज डावर अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर पा रही हैं, तो फिर मुस्लिम जो महिला है वो कोर्ट जा सकती है और कोर्ट उस अमाउंट का डिटरमिनेशन करेगा। बट किसी भी मुस्लिम मैरिज में डावर होगी ही होगी। शादी होने से पहले लड़की ये वादा भी नहीं दे सकती है कि मैं बिना मेहर के शादी करूंगी। मेहर की अमाउंट होनी ही होनी है। उसके बाद हम बात करते हैं इस केस लॉ की, हसीना बीवी वर्सेस जुबैदा बीवी। इस केस लॉ में कोर्ट ने यह कहा था कि डावर इज एन एसेंशियल इंसिडेंट ऑफ मैरिज, जो बात मैंने अभी आपको बताई। और ये इतना एसेंशियल है कि अगर डावर को शादी के टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इफ इट इज अनस्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो शादी के बाद भी कुछ सेट प्रिंसिपल्स पे इस रकम का, इस मेहर अमाउंट का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। यहां पर मैंने कुछ डेफिनेशंस डिस्प्ले कर रखी हैं जो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने मेहर अमाउंट के लिए डावर की जो डेफिनेशन दी है। इन डेफिनेशंस में आपको दो बातें मिलेंगी। पहली बात तो आपको यह मिलेगी कि बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने यह माना है कि डावर जो है वो कंसिडरेशन है मैरिज का। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बिना पूरा नहीं होता। मुस्लिम मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए वहां पे डावर अमाउंट जो है वो कंसिडरेशन होता है। बट कुछ मुस्लिम ज्यूरिस्ट का यह मानना है कि डावर अमाउंट खाली कंसिडरेशन नहीं है, ये कंसिडरेशन से कुछ बढ़कर है। ये क्या है? कि ये एक ऑब्लिगेशन है हस्बैंड के ऊपर, और इसको, इस अमाउंट का पेमेंट करना ही करना है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ। वाइफ को के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए कुछ रकम की अदायगी की जाती है, जो कि मेहर कहलाती है। तो ये दो बातें आपको डेफिनेशंस में मिलेंगी। कुछ ज्यूरिस्ट कहते हैं ये बस एक कंसिडरेशन है, कुछ ज्यूरिस्ट मानते हैं कि ये कंसिडरेशन से कुछ ज्यादा है, ये मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ है। उसके बाद हम बात करते हैं इस डेफिनेशन की। इस डेफिनेशन को आप देखिएगा, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। तो यहां पर भी डावर को खाली एक कंसिडरेशन माना गया है। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डावर के। डावर के पर्पस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो यहां पर तीन मुख्य ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डावर के आते हैं। पहला है टू प्रोवाइड हर फॉर सब्सिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कैसे होता है? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है या तो डेथ से या डिवोर्स से। पति मर जाए तो मैरिज खत्म, पत्नी मर जाए तो भी मैरिज खत्म, या फिर पति और पत्नी के बीच में अगर तलाक हो जाए तो भी मैरिज खत्म हो जाती है। तो अगर मैरिज खत्म हो रही है, डिसोल्यूशन अगर उसका हो रहा है, कैसे? या तो डेथ से या फिर डिवोर्स से। तो डिसोल्यूशन के इवेंट में महिला के पास उसकी डावर का सम जो है वो रहेगा। और जैसे अब डिवोर्स होता है, तो डिवोर्स के केस में जितनी भी अनपेड डावर है वो हस्बैंड को वाइफ को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो वाइफ को डिसोल्यूशन के इवेंट में उसके पास कुछ रकम रहेगी जिससे वो अपनी जीवन को आगे बढ़ा सके। दूसरा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कि इट इज पेड एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ। और तीसरी चीज है टू कीप अ चेक ऑन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द हस्बैंड टू डिवोर्स द वाइफ। देखिए, मुस्लिम लॉ में अधिकतर पावर जो है, ज्यादातर शक्तियां महिला को डिवोर्स देने की, वो सारी पुरुष के पास है। हस्बैंड के पास ही ज्यादातर पावर डिवोर्स देने की कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे कुछ आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे, जैसे आपको खुला मिल जाएगा। खुला इज अ मेथड ऑफ डिवोर्स इन विच वाइफ कैन परचेज द राइट टू डिवोर्स द हस्बैंड फ्रॉम हस्बैंड। तो कुछ पैसे देके वो हस्बैंड से महिला जो है वो तलाक देने का राइट खरीद सकती है। बट ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस में मिलेगा, वो हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे जब हम डिवोर्स के टॉपिक को कवर करेंगे। बट बाय एंड लार्ज महिला को तलाक देने की सारी शक्तियां जो हैं
वो हस्बैंड के पास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर हस्बैंड जब भी महिला को तलाक देता है तो उसको जितना भी पेंडिंग अमाउंट है डावर का वो अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। तो इससे क्या रहता है, पुरुष में ये बात उसके दिमाग में रहती है, पति के दिमाग में ये बात रहती है कि अगर मैंने इसको तलाक दिया तो मुझे उसको मेहर का पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चेक, पूरी तरीके से रोक तो नहीं सकता डिवोर्स देने से, बट कुछ चेक ये जरूर लगाता है, उसको एक भय जरूर रहता है, भय तो नहीं पर उसके दिमाग में ये बात रहती है कि जब भी डिवोर्स दूंगा तो उसको डावर का पेमेंट भी करना पड़ेगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डावर, क्लासिफिकेशन ऑफ डावर। तो डावर दो तरीके की है, पहली है स्पेसिफाइड डावर, दूसरी है अनस्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर क्या होती है, अगर पार्टीज ने शादी के दौरान डावर अमाउंट को स्पेसिफाई करके निकाहनामा, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है उसको निकाहनामा कहते हैं, अगर उन्होंने अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया है डिसाइड करके शादी के दौरान ही निकाहनामा में, तो वो स्पेसिफाइड डावर कहलाती है। स्पेसिफाइड डावर जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है आगे, प्रॉम्प्ट और डिफर्ड। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इमीडिएटली। तो प्रॉम्प्ट डावर स्पेसिफाइड डावर का वो हिस्सा है जो पेएबल ऑन डिमांड है। ये है पेएबल ऑन डिमांड, पेएबल ऑन डिमांड। पेएबल ऑन डिमांड मींस जब भी महिला इस डावर को मांगेगी, प्रॉम्प्ट डावर को मांगेगी, हस्बैंड को वो इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। दूसरा होता है डेफर्ड डावर। डेफर का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन कर दिया कुछ समय के लिए। तो डेफर्ड डावर जो है वो पोस्टपोन हो जाती है। ये पोस्टपोन कर दिए। पोस्टपोन हमने कब कर दिए, या तो हमने किसी इवेंट तक पोस्टपोन कर दिए, इसका पेमेंट पोस्टपोन कर दिया है, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को पोस्टपोन कर दिया है। जैसे कि आप ये मानिए कि अगर मेहर स्पेसिफाई करिए 10 लाख रुपए, अगर 10 लाख रुपए मेहर स्पेसिफाई करिए तो हम इस मेहर को बांट सकते हैं। 6 लाख रुपए हम प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, इसको हमने कर दिया 6 लाख, और 4 लाख रुपए हम डेफर्ड कर सकते हैं। डेफर्ड का मतलब कि 6 लाख तो जब भी वाइफ मांगेगी तब दे दो, और बचे हुए 4 लाख जो हैं वो कब देना, या तो डिसोल्यूशन के टाइम पे दे देना, अगर मुझे तलाक देते हो तो तलाक के समय इसका पेमेंट कर देना, या फिर किसी इवेंट पे भी पोस्टपोन की जा सकती है, जैसे शादी के 5 साल बाद मुझे डेफर्ड डावर का पेमेंट कर देना। तो ये है डेफर्ड, मतलब पोस्टपोन कर दिया हमने डावर के पेमेंट को। और दूसरा होता है अनस्पेसिफाइड डावर। अनस्पेसिफाइड डावर को हम कस्टमरी डावर भी कहते हैं, या फिर हम इसको प्रॉपर डावर भी कहते हैं। अनस्पेसिफाइड का मतलब है कि जब शादी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में डावर का अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया है। तो जब डावर का अमाउंट स्पेसिफाई नहीं होता तो हम उसको कुछ सेट प्रिंसिपल्स से, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, सेट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उसको बाद में डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डेफर्ड प्रॉम्प्ट डावर के कुछ फीचर्स देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट डावर क्या है, पेड इमीडिएटली, इट बिकम्स पेएबल ऑन मैरिज। पेएबल तो ये कब हो गई, मैरिज के दौरान ही ये पेएबल हो जाती है, जब शादी होती है तो ये पेएबल हो जाती है। और पेड कब होती है, पेड तब होती है जब भी वाइफ इसको डिमांड करे। पेएबल मतलब देने की जिम्मेदारी तो बन गई आपकी शादी के दौरान ही, और देना कब है, मस्ट बी पेड ऑन डिमांड, जब भी वाइफ उसकी डिमांड करेगी तब आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अनलेस डिले इज स्टिपुलेटेड और एग्रीड। अनलेस डिले इज स्टिपुलेटेड और एग्रीड मींस कि वाइफ ने, जैसे मैंने बोला कि 10 लाख में से 6 लाख रुपए प्रॉम्प्ट डावर है, अब कोई व्यक्ति 6 लाख रुपए जेब में रख के तो नहीं घूम रहा हर समय, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जा सकता है कि भाई जिस दिन वाइफ डिमांड करेगी, डिमांड के 1 हफ्ते के अंदर में पेमेंट कर दूंगा, या 20 दिन के अंदर में पेमेंट कर दूंगा। तो डिले जो है वो स्टिपुलेटेड या फिर एग्रीड भी हो सकती है, ये माना आपस में रजामंदी की जा सकती है कि जिस दिन तुम मांगोगी उसके 20 दिन के अंदर में पेमेंट कर दूंगा। दूसरा क्या होता है कि ओनली ऑन द पेमेंट हस्बैंड कैन एनफोर्स कॉन्जुगल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनलेस द मैरिज इज कॉन्जुमेटेड। इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि शादी के बाद अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कॉन्जुमेशन नहीं हुआ है, मतलब इंटरकोर्स अगर नहीं हुआ है, तो वाइफ ये कह सकती है कि इंटरकोर्स या फिर मैरिज का कॉन्जुमेशन तभी होगा जब तुम मेरी डावर का पेमेंट करोगे। वरना महिला अपना बैग बांध के जा सकती है अपने पापा के घर, वो चली जाएगी, कह देगी वापस तभी आऊंगी जब डावर का पेमेंट करो। तो मतलब कि ओनली ऑन द पेमेंट हस्बैंड कैन एनफोर्स कॉन्जुगल राइट। हस्बैंड कॉन्जुगल राइट तभी एनफोर्स कर सकता है। कॉन्जुगल राइट मतलब विवाह से उत्पन्न होने वाले जो अधिकार होते हैं पुरुष के महिला के ऊपर और महिला के पुरुष के ऊपर, तो हस्बैंड कॉन्जुगल राइट को तभी एनफोर्स करेगा जब डावर का पेमेंट हो जाएगा। वरना अगर मैरिज कॉन्जुमेट नहीं हुई है तो महिला कह सकती है कि पहले मुझे पेमेंट करो,
और जब पेमेंट कर दोगे उसके बाद अपने कॉन्जुगल राइट्स को इन्फोर्स कर लो। और तीसरा ये है कि लिमिटेशन पीरियड जो है वो डिमांड और रिफ्यूजल से शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने आर्टिकल 113 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 में देखा होगा, तो वहां लिमिटेशन पीरियड दिए हुए हैं। तो अगर वाइफ ने डावर की डिमांड करी और हस्बैंड ने उस डिमांड को रिफ्यूज कर दिया, तो वाइफ 3 साल के अंदर एक सिविल सूट फाइल करके उस अमाउंट की रिकवरी कर सकती है। लिमिटेशन पीरियड है 3 ईयर फ्रॉम डिमांड एंड रिफ्यूजल। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेफर्ड डावर की। तो जैसे हमने डेफर्ड डावर के केस में देखा है कि डेफर्ड डावर वो डावर होती है जिसका पेमेंट हमने डेफर कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है कुछ समय के लिए। कब के लिए? या तो डेथ या फिर डिवोर्स। जब डिवोर्स होगा तब उसको हस्बैंड को डेफर्ड डावर का पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट और एक्सपायरी ऑफ एनी पर्टिकुलर पीरियड। जैसे हमने कह दिया कि जब शादी की 5वीं सालगिरह होगी तो 5वीं सालगिरह पे डेफर्ड डावर का पेमेंट वाइफ कहती है कि मुझे आप कर देना। तो जब तक 5वीं सालगिरह नहीं आएगी तब तक वाइफ उस पेमेंट को नहीं मांग सकती। सवाल आता है कि डेथ के केस में डावर का पेमेंट कौन करेगा? तो डावर जो होती है वो एक डेट की तरह, एक कर्जे की तरह होती है, और कर्जा मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। किसी का कर्जा लेके अगर आप मर जाओगे तो आपके लीगल एयर को उस कर्जे का पेमेंट करना पड़ेगा। तो डेथ के केस में हस्बैंड के लीगल एयर जो हैं, जो उस मृतक हस्बैंड की संपत्ति लेंगे, तो जिस प्रोपोर्शन में वो संपत्ति लेंगे उसी प्रोपोर्शन में उनको डावर का पेमेंट भी करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि डावर, डेफर्ड डावर कैन नॉट बी डिमांडेड टिल इट इज ड्यू। तो जब तक डेफर्ड डावर ड्यू नहीं हो जाती, वो ड्यू कब होगी? जब वो पर्टिकुलर इवेंट हो जाएगा या फिर वो पर्टिकुलर पीरियड निकल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि 5th मैरिज एनिवर्सरी पे आप पेमेंट कर देना, वाइफ बोलती है। तो जब तक 5th मैरिज एनिवर्सरी नहीं होगी तब तक वाइफ उसका डिमांड पेमेंट, डेफर्ड डावर का पेमेंट डिमांड नहीं कर सकती। हालांकि अगर हस्बैंड के पास ज्यादा पैसा है तो वो कभी भी वाइफ को पेमेंट उसका कर सकता है। हस्बैंड कर सकता है बट वाइफ डिमांड नहीं कर सकती। अगली बात है कि वाइफ का जो इंटरेस्ट होता है वो डेफर्ड डावर में वो वेस्टेड होता है, कॉन्टिंजेंट नहीं होता। देखिए, कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट आपने पढ़े होंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि आपका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट कब आएगा? ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जब तक कि कोई इवेंट नहीं हो जाता जो स्पेसिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में, जब वो इवेंट होगा तभी आपका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में बनेगा। तो ऐसा लग सकता है देखने से कि वाइफ का इंटरेस्ट जो है डेफर्ड डावर में वो कंटिंजेंट है। जैसा कि हमने कह दिया कि एक्सपायरी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, 5 साल बाद 5वीं सालगिरह पे पेमेंट करना। तो ऐसा लग सकता है कि 5वीं सालगिरह आएगी तो वाइफ का पेमेंट होगा। अगर वाइफ 5वीं सालगिरह से पहले मर गई तो ध्यान रखिए कि वाइफ का जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड होता है। वेस्टेड मतलब राइट्स आर क्रिएटेड इन द प्रेजेंट। शादी के समय ही वाइफ का डेफर्ड डावर में भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है, उसका इंटरेस्ट वेस्टेड है। केवल पेमेंट हमने डेफर किया हुआ है, इंटरेस्ट वेस्टेड है, खाली पेमेंट हमने डेफर कर दिया है किसी कॉन्टिंजेंसी पे, किसी हैपनिंग ऑफ द इवेंट पे, बट इंटरेस्ट उसका अभी है प्रेजेंटली। पेमेंट उसका इवेंट पे होगा, इंटरेस्ट उसका प्रेजेंट में है। तो ये नेक्स्ट फीचर है कि द इंटरेस्ट इज वेस्टेड एंड नॉट कॉन्टिंजेंट वन। उसके बाद आती है प्रॉपर डावर। जैसा कि हमने प्रॉपर डावर बोला कि ये डावर अनस्पेसिफाइड डावर होती है। इसका स्पेसिफिकेशन, डावर अमाउंट जो है वो निकाहनामा में शादी के टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ये अनस्पेसिफाइड होती है। तो अगर डावर अनस्पेसिफाइड होती है तो उसका डिटर्मिनेशन किया जा सकता है बाद में भी। निकाहनामा पे अगर निकाहनामा डावर के मामले में साइलेंट है तो डावर बाद में डिटरमाइन की जाएगी, पर डावर जरूर होगी। तो डावर डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या फैक्टर हम ध्यान में रख सकते हैं? इसको हम मेहर मिसल भी कहते हैं। मिसल का मतलब होता है सिमिलर। अगर हमको ये डिसाइड करना है कि डेफर्ड डावर, ये प्रॉपर डावर या फिर अनस्पेसिफाइड डावर कितनी स्पेसिफाई की जाए, तो ये देखा जाएगा कि लड़की के फादर की फैमिली में जो अन्य महिलाएं हैं उनकी शादी में कितनी डावर फिक्स हुई थी। जैसे कि जब फादर की बहन की शादी हुई थी तो कितनी डावर फिक्स की गई थी फादर की बहन की शादी में, तो उसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। या फिर पर्सनल क्वालिफिकेशन जो है वाइफ के, उनको भी ध्यान में रखा जा सकता है, जैसे एज है, ब्यूटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। दूसरी बात, सोशल पोजीशन ऑफ वाइफ्स फैमिली, लड़की की पारिवारिक स्थिति कैसी है, सोशल कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा डिटरमाइन करने के लिए। अगर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है या लड़की बहुत खूबसूरत है या फिर लड़की बहुत पढ़ी लिखी है तो उस केस में डावर का अमाउंट कुछ ज्यादा फिक्स हो सकता है। तीसरी चीज ये देखी जाएगी जो मैंने आपको बता दी है कि डावर गिवन टू फीमेल पैटर्नल रिलेशन, ये मैंने समझा दिया है पॉइंट यहां पे। दूसरा है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द हस्बैंड,
जो हस्बैंड है उसकी परिस्थिति कैसी है। भाई हस्बैंड गरीब है तो बहुत ज्यादा डावर थोड़ा ना दे देगा। उसके बाद लोकल कस्टम, लोकल कस्टम वहां के क्षेत्रीय कस्टम्स के हिसाब से डावर किस तरीके की चल रही है शादियों में, तो उस पर भी उस पर भी इस बात का डिटर्मिनेशन हो सकता है कि कितनी मेहर शादी में दी जाए। उसके बाद ये कुछ डिफरेंसेस हैं प्रॉम्प्ट डावर और डिफर्ड डावर के बीच में, ये आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने सारे डिफरेंसेस समझा दिए। अब अगली बात आती है हु कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डावर। तो देखिए पार्टी अगर मेजर है और साउंड माइंड है तो वो खुद भी डावर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर एज ऑफ मेजॉरिटी कितनी है, एज ऑफ मेजॉरिटी है यहां पे 15 साल। देखिए जनरली एज ऑफ मेजॉरिटी कहां से आती है, वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट से आती है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट कहता है कि 18 साल मेजर होने की उम्र है, बालिग होने की उम्र है। एंड इफ अ गार्डियन इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट देन एज ऑफ मेजॉरिटी इज 21 ईयर्स। बट मेजॉरिटी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट मैरिज डिवोर्स और डावर के केसेस में मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता। वहां पर मैरिज डिवोर्स और डावर के केस में मुस्लिम्स जो हैं वो पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। पर्सनल लॉ के हिसाब से उनकी मेजॉरिटी जो आती है वो 15 साल में आती है। देखिए अगर कोई भी मुस्लिम बच्चा 7 साल से कम उम्र का है उसकी शादी नहीं हो सकती। अगर वो 7 से 15 साल का है तो वो शादी में दिया जा सकता है गार्डियन के थ्रू, उसकी शादी करवाई जा सकती है किसी गार्डियन के थ्रू। इसको हम कहते हैं गार्डियनशिप इन मैरिज, जब्र का कॉन्सेप्ट। ये जब्र पे मैं एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा। तो 7 से 15 साल के बच्चे की शादी हो सकती है बट उसमें गार्डियन के थ्रू वो शादी पूरी कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो गार्डियन या फिर और एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और अनसाउंड, ये लोग डावर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि अगर शादी में ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितनी डावर प्रॉम्प्ट है और कितनी डिफर्ड है, मान लो 10 लाख रुपए डावर तय हुई, अब 10 लाख में से कितनी प्रॉम्प्ट है कितनी डिफर्ड है, ये अगर तय नहीं किया है तो क्या माना जाएगा, कितनी डावर प्रॉम्प्ट है और कितनी डिफर्ड है। तो देखिए शिया लॉ के हिसाब से, शिया लॉ में ये मान लिया जाएगा कि सारी ही डावर प्रॉम्प्ट है, पेएबल ऑन डिमांड है। बट सुन्नी लॉ में ये माना जाता है कि हाफ डिफर्ड है और हाफ प्रॉम्प्ट है। और कोर्ट भी इस बात को डिटरमाइन कर सकता है। कोर्ट जनरली बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं जहां कोर्ट ने पूरी डावर को प्रॉम्प्ट मान लिया है, बट माना यह जाता है सुन्नी लॉ में कि हाफ प्रॉम्प्ट है और हाफ डिफर्ड है। उसके बाद आता है रेमिशन ऑफ डावर। रेमिशन ऑफ डावर का मतलब होता है डावर को छोड़ देना, रेमिट कर देना। तो क्या कोई भी वाइफ डावर को छोड़ सकती है, क्या वो हस्बैंड से कह सकती है कि भाई नहीं चाहिए मुझे डावर, तुम अपनी डावर अपने पास रख लो। तो डावर का रेमिशन वाइफ कर सकती है। डावर का रेमिशन शादी से पहले नहीं कर सकती है, शादी से पहले तो उसका डावर का राइट ही नहीं बना, तो जब राइट ही नहीं बना तो रेमिट कैसे कर देगी राइट को। डावर का राइट तो शादी और उसके बाद ही हुआ ना, शादी के बाद ही डावर का राइट आता है। तो जब राइट आ गया फिर वाइफ उसको उसका रेमिशन, डावर अमाउंट का रेमिशन कर सकती है। तो रेमिशन करने के लिए वाइफ को मेजर होना है, वाइफ को साउंड माइंड होना है, और रेमिशन जो होना है वो फ्री कॉन्सेंट से होना है। ठीक है, रेमिशन कैन ओनली बी डन आफ्टर द मैरिज। शादी से पहले लड़की ये नहीं कह सकती कि मैं बिना मेहर के तुमसे शादी कर लूंगी, नहीं, पहले शादी हो जाए, मेहर का राइट आ जाए, उसके बाद रेमिट करना। और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है नो रेमिशन बिफोर मैरिज। उसके बाद ये केस है हंसू मियां दादा मियां वर्सेस हलीमुन निसा। ये हलीमुन निसा है, थोड़ा कट रहा है यहाँ पे, HALIMUNNISSA, 1942 बॉम्बे का ये केस है हलीमुन निसा। तो यहां लिखा है कि रेमिशन मेड बाय द वाइफ व्हेन शी इज इन ग्रेट मेंटल डिस्ट्रेस ओइंग टू द हस्बैंड्स डेथ इज कैनॉट बी कंसिडर्ड टू बी रेमिशन बाय फ्री कॉन्सेंट। अगर मान लो हस्बैंड की मृत्यु हो गई आज और कल ही उसके अगले ही दिन वाइफ ये कह दे हस्बैंड के लीगल एयर्स से, जैसे मैंने बताया ना कि अगर हस्बैंड की मौत हो जाती है तो लीगल एयर्स को डावर पे करनी पड़ेगी उस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे। तो हस्बैंड आज गुजरा बेचारी का और अभी वो मेंटल डिस्ट्रेस में है, मानसिक तकलीफ में है, और अगले ही दिन उसने डावर रेमिट कर दी, लीगल एयर्स को बोल दिया कि मुझे डावर का अमाउंट नहीं चाहिए। तो इसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये उसने रेमिशन फ्री कॉन्सेंट से किया है ना। भाई पहले अपने हस्बैंड की मौत की गम से उभरे, कुछ दिनों बाद वो रेमिट करे तो माना जा सकता है, बट अगर उसने बहुत मेंटल डिस्ट्रेस में अगर उसने डावर रेमिट की है तो इस रेमिशन को कोर्ट संदेह की दृष्टि से देखेगा, ये माना जाएगा कि उसने रेमिशन फ्री कॉन्सेंट के साथ नहीं किया है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उन डाउट्स को भी भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उनका प्रॉम्प्टली तुरंत ही उसका आंसर करूंगा। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन ओवर हर अनपेड डावर, कि अगर महिला की डावर उसको नहीं दी जा रही है तो वो किन किन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है अपनी डावर को पाने के लिए। थैंक यू सो मच।